बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 12 चैप्टर 20 एटॉमिक स्पेक्ट्रा को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी चैप्टर 20 का फर्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और फर्स्ट टॉपिक का भी नाम क्या है? एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो इसके अंदर सबसे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिफाइन करेंगे, क्योंकि 2 नंबर के लिए शॉर्ट क्वेश्चन में ये डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। और फिर यहाँ पे स्पेक्ट्रम को देखेंगे, स्पेक्ट्रम की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। और डिफरेंस इस टॉपिक के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास सीरीज होंगी जिनसे रिलेटेड आपसे एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और लास्ट में डिफरेंस यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला और शॉर्टकट्स आपको बताएंगे कि ताकि अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई एमसीक्यू आता है तो आप शॉर्टकट्स अप्लाई करके कम टाइम में अपने बेस्ट करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकें। तो फिर आज की ये वीडियो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखते हैं और मेरी बातें गौर से सुनते हैं, समझते हैं और चीज़ें साथ साथ नोट करते हैं, तो डिस्टेंस मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अभी आपको बैठे बैठे ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो फिर डिस्टेंस स्टार्ट कुछ इस तरह से हम करते हैं कि अगर मैं आपसे ये बात करूँ कि हर एक चीज़ का ना लिंक कहीं ना कहीं एटम से है, तो ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। तो फिर यहाँ पर सपोज करें कि हमारे पास एक एटम है, तो हायर एनर्जी स्टेट से जब लोअर स्टेट की तरफ एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होंगी। तो फिर इन शॉर्ट में ये कह सकता हूँ कि हायर स्टेट से लोअर स्टेट की तरफ जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पे रेडिएशंस एमिट होंगी, मतलब यहाँ पे एमिशन चल रही है। और फिर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो लोअर से हायर की तरफ एब्जॉर्प्शन हो रही होगी। तो ये जो एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन हो रही है बाय एन एटम, तो यहाँ पे वेवलेंथ और इंटेंसिटीज़ को इन्वेस्टिगेट करना, ये ब्रांच कहलाती है स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब डियर जो कुछ मैंने आसान करके यहाँ पे समझाया है, बताया है ना, इन्हीं अल्फाज को अगर आप यहाँ पे लिख देंगे तो डियर ये आपके पास डेफिनेशन बन जाएगी स्पेक्ट्रोस्कोपी की। तो फिर 2 नंबर के लिए अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाए तो आप किस तरह से डिफाइन करेंगे, गौर कीजिएगा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये फिजिक्स की ब्रांच है विच डील्स विद इन्वेस्टिगेशन ऑफ wavelength and intensities of electromagnetic radiations emitted or absorbed by an atom is called spectroscopy। है ना वही बात। तो उसको अपने अल्फाज में लिखते हैं, ये डेफिनेशन बन जाएगी। अब अगर सिंपल अल्फाज में आप एक छोटी सी लाइन याद रख लेना तो वो भी ठीक है। क्या कि स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी, किसी एलिमेंट या बॉडी के स्पेक्ट्रम को स्टडी करना क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब देखो स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम तो डेस्टोन जब खूब बारिश बरसती है ना, तो बारिश के थम जाने रुक जाने के बाद हल्की हल्की थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो रही होती है और हल्की फुल्की हवा भी चल रही होती है। तो कभी कभार आप देखते हैं ऐसे मौसम में आपको आसमान पे एक डिफरेंट 7 कलर्स का पैटर्न दिखता है और बच्चे माशाल्लाह बहुत खुश हो रहे होते हैं कि यार वो देखो किस तरह का एक डिफरेंट कलर्स का पैटर्न दिख रहा है। वो डिफरेंट कलर्स का जो पैटर्न है उसे रेनबो कहते हैं। तो इसी डिफरेंट कलर्स 7 कलर्स के पैटर्न को डियर स्टूडेंट्स आप स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं और कुछ भी नहीं है। और इसी तरह डियर स्टूडेंट्स अगर मैं वाइट लाइट की बात करूं, तो जब आप वाइट लाइट को किसी प्रिज्म में से पास करवाते हैं तो वाइट लाइट आप बज़ाहिर तो आपको दिखने में क्या लग रही है? सिंगल कलर वाली लाइट, और उसकी वेवलेंथ भी 1 होगी, एक वेवलेंथ होगी ना। लेकिन जब वो वाइट लाइट डियर स्टूडेंट्स आप प्रिज्म में से पास करवाते हैं तो वो वाइट लाइट जब प्रिज्म में से पास कर जाती है तो पास करने के बाद वो डिफरेंट 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है। तो यहाँ पे वाइट लाइट का प्रिज्म में से पास करने के बाद जो डिफरेंट 7 कलर्स का पैटर्न शो कर रही है, इसी 7 कलर्स के पैटर्न को डियर स्टूडेंट्स आप क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। यही कुछ है स्पेक्ट्रम। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपकी बुक में एक डायग्राम दी गई, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। पहले यहाँ पे देखते हैं स्पेक्ट्रम की टाइप्स को। तो हमारे पास बुक के फर्स्ट पैराग्राफ में ये क्वेश्चन बन सकता है कि टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। तो 3 टाइप्स होंगी, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम। तो डियर स्टूडेंट्स 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ से आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि कंटिन्यूअस, बैंड एंड लाइन स्पेक्ट्रम की एग्जाम्पल क्या हो सकती है। तो आपने एग्जाम्पल्स बेसिकली याद रख ली है। तो अगर मैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की बात करूँ ना डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो अभी मैंने वाइट लाइट का जिक्र किया है। तो यहाँ पे वाइट लाइट, सन की जो लाइट है, ये आपके पास एग्जाम्पल है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की। अब इसको समझेंगे कैसे? देखें, अगर डियर स्टूडेंट्स वाइट लाइट को आप प्रिज्म में से पास करवाएंगे तो प्रिज्म में से पास करने से पहले वाइट कलर की लाइट एक सिंगल कलर आपको दिख रहा था जो कि वाइट था, तो उसकी वेवलेंथ भी क्या होगी? 1, एक वेवलेंथ होगी ना। लेकिन जब वो वाइट लाइट प्रिज्म में से पास करती है तो वो डिफरेंट 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है। तो फिर आपकी आंख तो धोखा खा रही थी ना, पहले आपको वाइट लाइट एक कलर वाली नज़र आ रही थी,
लेकिन जिस तरह वो प्रिज्म में से पास करने के बाद आगे डिफरेंट 7 कलर्स में डिस्पर्स हुई तो आपको वहाँ पे डिफरेंट 7 कलर्स नज़र आए। तो इसका मतलब वो कलर सारे के सारे उस वाइट लाइट के अंदर छुपे हुए थे। तो अब आपको वो सारी की सारी वेवलेंथ मिल रही है जो उसके अंदर छुपी हुई थी। तो यहाँ पे सारी वेवलेंथ का मिलना इस बात की निशानी है कि वो आपके पास कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। यानी कि कुछ वेवलेंथ ना मिले बल्कि सारी वेवलेंथ मिले जो उस वाइट लाइट के अंदर छुपी हुई थी। तो फिर ये जो स्पेक्ट्रम है ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहलाता है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स आने वाले टॉपिक में भी आप कंटिन्यूअस एक्स रेज में पढ़ेंगे, वो भी एग्जांपल यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, लेकिन वो कभी आपने पढ़ी नहीं इसीलिए वो नहीं देनी। हाँ, इससे प्रीवियस चैप्टर के अंदर आप परफेक्ट ब्लैक बॉडी को पढ़ के आ रहे हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का टॉपिक पढ़ा था ना, तो वहाँ पे जब परफेक्ट ब्लैक बॉडी है वो भी हर तरह के रेडिएशन को एमिट करता है। तो वहाँ पे भी सारी की सारी वेवलेंथ आपको मिलती हैं। तो फिर सारी वेवलेंथ का मिलना जहाँ पे भी आ रहा होगा वो आपके पास एग्जांपल बन जाएगी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की। तो फिर यहाँ पे एग्जांपल क्या देंगे आप, क्योंकि चैप्टर 19 में आप ब्लैक बॉडी पढ़ के आ रहे हैं, तो फिर यहाँ पे एग्जांपल देंगे जी ब्लैक बॉडी। बस इतनी बात डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है। अब बुक में देखें तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का इस तरह से पैटर्न दिखाई आपको दे रहा होगा, ठीक है, साइड इन्फॉर्मेशन में। तो यहाँ पे देखें कलर क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। इसी तरह नंबर 2 हमारे पास क्या है, बैंड स्पेक्ट्रम। अब इसको कोई डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़े से इसके बैकग्राउंड की तरफ आप जाएंगे तो आपको ये हिंट मिलेगा कि भाई जब कुछ एटम, गोल्ड गैस की बात कर लें तो कुछ एटम जब एक्साइट नहीं कर पाते तो फिर 2 बैंड के बीच में एक लाइन आ जाती है जिसकी वजह से वो बैंड बन जाते हैं। तो फिर यहाँ पे देखें इस तरह से ये बैंड बन गए हैं, देख रहे हैं ना, ये बैंड बन गए हैं। तो 2 के बीच में एक लाइन आ गई, फिर यहाँ पे लाइन आ गई, फिर यहाँ पे लाइन आ गई। तो जब कुछ एटम एक्साइट नहीं कर पाते तो फिर 2 बैंड्स के बीच में एक लाइन आ जाती है। तो इस तरह से वो फिर जब लाइन आ जाती है तो अलग अलग बैंड बन गए ना। तो ये आपके पास बैंड स्पेक्ट्रम कहलाता है। और ये किस केस में होता है, मॉलिक्यूल्स के केस में। तो फिर एग्जांपल में आप क्या मेंशन करेंगे, जस्ट ये याद रखें, मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी। उसके बाद लास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको ही आगे लेके चलेंगे और वो है लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम यही हमारा टॉपिक होगा आगे। तो डियर स्टूडेंट्स लाइन स्पेक्ट्रम में जिस तरह से आपने कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की बात की है ना, तो इसका अपोजिट या उलट क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। तो उसी को लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो कंटिन्यूअस में सारी की सारी वेवलेंथ मिल रही थी ना, लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम में कुछ वेवलेंथ मिलती है। यानी कि अगर मैं आपको एग्जांपल ये देना चाहूँ कि जैसे आपके पास एक टॉर्च है जिसके अंदर से ना येलो लाइट निकलती है। अब जैसे आपने टॉर्च को ऑन किया तो उसमें से येलो लाइट निकली, आपकी आंख को ये लगा कि भाई एक ही कलर है और वो येलो है, तो इसकी वेवलेंथ एक होगी क्योंकि सिंगल कलर आ रहा है, येलो नज़र। लेकिन जैसे ही वो येलो लाइट प्रिज्म में से पास करेगी तो प्रिज्म में से पास करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास वो 2 डिफरेंट कलर्स का आपको पैटर्न दिखेगा लाइन्स की शक्ल में। 2 लाइनें आ जाएंगी, एक रेड कलर की और एक ग्रीन कलर की, क्योंकि ग्रीन और रेड का मिक्सर होता है ना येलो। तो इस तरह देखा आपने कि कुछ वेवलेंथ आपको मिल रही है, सारी नहीं मिल रही, कुछ मिल रही है। तो ये जो डियर स्टूडेंट्स आपके पास पैटर्न है ये क्या कहलाता है, लाइन स्पेक्ट्रम। और इसके अलावा अगर आप बुक की एग्जांपल देखेंगे, मैंने तो आपको येलो लाइट की एग्जांपल दी है ना कि कुछ वेवलेंथ मिलती हैं, तो बुक में डियर स्टूडेंट्स एग्जांपल दी गई है हाइड्रोजन की, जिसके लिए डायग्राम ये बनाई गई है। तो पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, फिर इस डायग्राम को समझते हैं कि इसमें क्या बात की गई है। तो लाइन स्पेक्ट्रम में आप एग्जांपल क्या देंगे डियर स्टूडेंट्स, लाइन स्पेक्ट्रम में आप एग्जांपल देंगे हाइड्रोजन की। और जो पैटर्न आपको दिखेगा इस डायग्राम का वो कुछ इस तरह का दिखेगा। तो पहले डायग्राम देखें। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हमारे पास गैस डिस्चार्ज ट्यूब है जिसमें से जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो यहाँ से लाइट एमिट होगी। तो ये जो आपको 2 ब्लैक लाइंस नज़र आ रही हैं इसको आप लाइट ही कंसीडर करें। तो ये लाइट जा रही है। अब लाइट फैले ना, डाइवर्ज ना हो, इसीलिए हमने यहाँ पे 2 स्लिट्स का यूज़ किया है ताकि लाइट जो है वो नैरो बीम की फॉर्म में आगे जा सके, इधर उधर ना फैले। क्लियर। अब लाइट पहुँच गई यहाँ पे, आगे रखा हुआ है प्रिज्म। तो जैसे ही इस प्रिज्म में से ये लाइट पास करेगी तो हमने ये देखा कि पास करने के बाद वो डिफरेंट कलर्स में लाइट क्या होगी, डिस्पर्स होगी। तो यहाँ पे देखें आपको डिफरेंट कलर्स का पैटर्न दिख रहा है और ये पैटर्न लाइन की शक्ल में है, लाइन की शक्ल में है। अब वो सारी की सारी वेवलेंथ मिल रही है, नहीं, देखिए सारी नहीं मिल रही, कुछ मिल रही है, कुछ। और पैटर्न किसमें, लाइन की फॉर्म में। इसे कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। तो इसी चीज़ का जो पैटर्न है वो आपकी बुक में इस तरह से दिखाया गया। तो यूं भी आप शो कर सकते हैं, देखें ना, ये लाइंस आ रही हैं, कुछ वेवलेंथ आपको मिल रही है, सारी नहीं मिल रही। तो इसको कहते हैं डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम।
तो इसमें आप हाइड्रोजन की एग्जांपल देंगे। क्लियर जी। तो ये तो डियर स्टूडेंट्स शॉर्ट और एमसीक्यूज के तौर पे डिस्कशन थी। अब हम आगे चलते हैं। अगर आप यहाँ पे हेडिंग देखें अपनी बुक में, तो हेडिंग आप यहाँ पर पुट करेंगे जी लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। अब देखें हाइड्रोजन की बात आ रही है, तो जैसे ही हाइड्रोजन का जिक्र आता है ना, तो आपके माइंड में एक ही चीज़ आती है, क्योंकि केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हैं कि भाई यहाँ पे कुछ हम सीरीज़ को डिस्कस करेंगे। तो फिर हम भी डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे अब सीरीज़ डिस्कस करेंगे। तो जिस तरह मैं आपको निशानी बताऊंगा वैसे ही आप याद रखेंगे, तो इन सीरीज़ को याद रखना आपके लिए आसान भी होगा, और जो इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ होंगे वो भी आप आसानी से कर पाएंगे। हर एक सीरीज़ के अंदर ना हम सिर्फ 4 बातें याद रखेंगे, और जो भी एमसीक्यू आएगा इंशाल्लाह वो इसी में से आएगा। हर सीरीज़ के अंदर हम सिर्फ 4 बातें याद रखेंगे। अब वो कौन सी हैं मेरे साथ साथ देखिएगा, इंशाल्लाह भी आपको टॉपिक तैयार हो जाएगा। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे एक मैथमेटिकल फार्मूला आपको याद करना है, और वो फार्मूला है जी 1/λ इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट RH। और फेडरल की बुक में देखेंगे तो H नहीं होगा, पंजाब की बुक में RH है, सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। तो यह है रेडबर्ग कांस्टेंट इनटू डियर स्टूडेंट्स 1/p का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। और ये बन गई इक्वेशन नंबर 1, जो कि हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब ये इंपीरिकल फार्मूला है, इसके पीछे थ्योरी नहीं है, इसको आपने ऐसे ही याद रखना है। अब इसमें लैम्डा क्या है डियर स्टूडेंट्स, इसमें लैम्डा वेवलेंथ है, और RH क्या है, RH इसमें रेडबर्ग कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या होगा, डेरिवेशन इसके फार्मूले की आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे एमसीक्यू के तौर पे आपको हम बताएंगे कि इसका फार्मूला क्या है और इसकी वैल्यू क्या है। अगर आप बुक में इस डायग्राम के नीचे वाला पैराग्राफ देखेंगे तो आपको रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन मैं यहाँ पे भी आपको लिख के दूंगा, ठीक है ना। अच्छा, RH क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट है, फार्मूला E0/hc है, वैल्यू अभी देखते हैं। P क्या है, P इसमें डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे डिनोट कर रहा है P लोअर एनर्जी स्टेट, लोअर एनर्जी स्टेट, ठीक है, जिसको आप डिनोट कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स EP से, ठीक है। और यहाँ पे N किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, यहाँ पे याद रखिएगा N डिनोट कर रहा है हायर एनर्जी स्टेट को, और हायर एनर्जी स्टेट का सिंबल क्या है, EN, ये याद रखिएगा। N क्या है, हायर एनर्जी स्टेट, और P क्या है, लोअर एनर्जी स्टेट। अब आ जाएगी रेडबर्ग कांस्टेंट, तो रेडबर्ग कांस्टेंट इज इक्वल टू RH। RH का फार्मूला क्या होता है, E0/hc। डेरिवेशन की तरफ नहीं जाना कि फार्मूला आया कहाँ से, आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल एमसीक्यू के तौर पे इसको आप याद रख लें, क्योंकि एमसीक्यू में ये आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर। अब इसकी वैल्यू जो है ना वो हर हाल में एमसीक्यू में आ सकती है, इसके कम चांसेस हैं, लेकिन वैल्यू आपको ज़रूर याद रखनी है। तो डियर स्टूडेंट्स वैल्यू इसकी है आपके पास 1.097 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ पर मीटर, और साथ में यूनिट भी याद रखिएगा। ये है रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू, एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। लो जी, यहाँ तक आपने जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं ये आपने याद रखनी है। अब आते हैं सीरीज़ की तरफ। डियर स्टूडेंट्स हम बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे टोटल 5 सीरीज़ डिस्कस करेंगे, तो 1 बाय 1 यहाँ पे जो निशानी मैं आपको बताऊँगा वो आपने याद रखनी है। तो पहले देखते हैं जी डायग्राम। याद रहे हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन की। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, इसी तरह से फिर 6, 7, 8, 9 जहाँ तक मर्जी बात कर लें। लेकिन क्योंकि हमने 5 सीरीज़ तक पहुँचना है तो इसीलिए 6 ऑर्बिट या स्टेट्स तक डायग्राम बना लें तो बहुत है। तो ये है जी हमारे पास पहली स्टेट या फर्स्ट ऑर्बिट। अब आपको जो मैं निशानी बता रहा हूँ वैसे ही आपने याद रखना है। अगर इनको याद रखना चाहते हैं तो डियर स्टूडेंट्स अगर पहली स्टेट में या पहले ऑर्बिट में, लोअर स्टेट में, पहले ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन कहीं से भी किसी भी स्टेट से जंप करके आता है पहले ऑर्बिट में, तो फिर जाहिर सी बात है जब ऊपर से नीचे आएगा तो रेडिएशंस तो एमिट होंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ऐसे ना स्पेक्ट्रल लाइंस आप कह सकते हैं। तो आपको एक पैटर्न दिखेगा, पैटर्न बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो ये जो सीरीज़ होगी ना इसको आप नाम देते हैं डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे लाइमन सीरीज़ का। निशानी क्या याद रखनी है कि फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करके आए, कहीं से भी आए सही, लेकिन आए फर्स्ट में। जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी स्टेट से जंप करके पहले ऑर्बिट में आएगा तो इस सीरीज़ को नाम देते हैं लाइमन सीरीज़ का। अब इसमें हायर स्टेट क्या होगी, लोअर स्टेट क्या होगी, किस रीजन में ये पैटर्न लाई करेगा, ये 4 बातें डिस्कस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे।
अभी फ़िलहाल ये याद रखें कि भी किसी भी स्टेट से अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके आता 1 में है तो ये सीरीज़ कहलाएगी लाइमन सीरीज़। तो ये देखें, इस स्टेट से अगर जंप करके आता है 1 में, इससे अगर जंप करके आता है 1 में, इससे अगर जंप करके आता है 1 में, इससे अगर जंप करके आता है 1 में, आता 1 में ही है, तो फिर इस सीरीज़ को नाम देंगे डियर स्टूडेंट्स लाइमन सीरीज़ का। याद रख लें, ये निशानी याद रखनी है, ठीक है ना, लाइमन सीरीज़। उसके बाद नंबर 2 डियर स्टूडेंट्स, अगर दूसरे ऑर्बिट में देखें ना, 1 के बाद ये दूसरी स्टेट है, सेकंड ऑर्बिट है। अब अगर 3rd से 4th से 5th से 6 7 8 9 10 कहीं से भी, चाहे इन्फिनिटी से आए 2 में, तो इस सीरीज़ का नाम होगा डियर स्टूडेंट्स आपके पास बाल्मर सीरीज़। अब ये जो बाल्मर सीरीज़ है ना, पहले इसी को इन्वेस्टिगेट किया गया था, बाल्मर सीरीज़। लेकिन हम एक तरतीब याद रखने के लिए पहले लाइमन को डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन पहले सबसे पहले ये डिस्कवर की गई, और ये मेरा ख्याल है कि था 1885 या 4 है, ये भी याद रखिएगा, 1885 में सबसे पहले फर्स्ट टाइम बाल्मर, फिर उसके बाद लाइमन। लेकिन तरतीब यही होती है याद रखने की, वो बताऊंगा ना तरतीब क्या है याद रखने की, इसलिए पहले हम लाइमन को डिस्कस कर रहे हैं। तो अब देखो, सेकंड ऑर्बिट में आए इलेक्ट्रॉन, कहीं से भी आए, 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 9 10 जहाँ से मर्जी आए 2 में, तो फिर भी तो जाहिर सी बात है कि स्पेक्ट्रल लाइन से मिच होंगी और पैटर्न बनेगा, वो पैटर्न किस रीजन में लाई करेगा, सारी बातें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी निशानी क्या याद रखनी है कि भाई 2 में जब भी इलेक्ट्रॉन आएगा किसी भी स्टेट से जंप करके, तो ये सीरीज़ कहलाएगी बाल्मर सीरीज़। उसके बाद आते हैं जी अगली सीरीज़ में, नंबर 3 पे, और वो है डियर स्टूडेंट्स कि तीसरे ऑर्बिट में, देखिए 2 के बाद नंबर 3, तीसरे ऑर्बिट में कहीं से भी इलेक्ट्रॉन है, अंदर से नहीं, यानी कि एक्साइटेड स्टेट, ठीक है ना, हायर स्टेट, यानी कि 4 से 3 में आए, 5th से 3 में आए, 6 से 3 में आए 3 में, तो फिर ये जो सीरीज बनेगी इसे आप नाम देते हैं डियर स्टूडेंट्स पास्चन सीरीज, पास्चन सीरीज, ठीक है जी। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स फिर यहाँ पे देखें 4th वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से भी जंप करके आए, कहीं से मुराद होगी कि उसके अगला ऑर्बिट जो है, यानी कि यहाँ से 5th वाले से जाए 4 में, 6th वाले से जाए 4 में, 7 वाले से जाए 4 में, आए 4 में, तो फिर इस सीरीज का डियर स्टूडेंट्स जो नाम है वो है जी ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, ठीक है। इसी तरह लास्ट में हमारे पास है कि डियर स्टूडेंट्स जब 5th वाले ऑर्बिट में, देखिए ना ये 5th वाला ऑर्बिट है, तो 5th वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करके आए हायर एनर्जी स्टेट से, 6 से आए, 7 से आए, 8 से आए, 9 से आए, 10 से आए, यहाँ से किसी भी स्टेट से आए लेकिन आए 5 में, तो फिर इस सीरीज का डियर स्टूडेंट्स नाम होगा पीफेंड, ठीक है ना, पीफेंड सीरीज। तो ये 5 सीरीज डियर स्टूडेंट्स इस तरह से आपने निशानी याद रखनी है डायग्राम के तहत। तो अब डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे पहले नंबर पे लाइमन सीरीज़ के अंदर वो सारी बातें डिस्कस करेंगे जो कि आपने एमसीक्यूज़ के तौर पे याद रखनी है, फिर इसी तरह से नंबर 2 3 4 5 के अंदर। तो इससे पहले डियर स्टूडेंट्स एक बात और भी याद रखिएगा कि जब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो वो फोटोन एमिट करेगा, जो आप बात करते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होंगी। तो इसी बात को याद रखते हुए यहाँ पर यह पॉइंट भी आपने माइंड में रखना है कि सपोज करेंगे आपके पास हाई एनर्जी स्टेट है, हायर लेवल है, और ये क्या है लोअर, इसको कह दें एन हायर एनर्जी स्टेट, और ये क्या है लोअर स्टेट पी। तो अब जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर की तरफ जंप करेगा तो फिर डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा बोहर के पास्टुलेट आगे पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ से फोटोन एमिट होगा, ठीक है। अब इस फोटोन के पास एनर्जी कितनी होगी, जो एनर्जी होगी उसे आप शो करेंगे HF से। अब जितनी एनर्जी इसके पास होगी वो बेसिकली इन 2 लेवल्स के बिटवीन का जो डिफरेंस होगा ना, उतनी एनर्जी इस फोटोन के पास होगी, यानी कि इन 2 एनर्जी लेवल्स का जो डिफरेंस है उसके बराबर होगी। तो उसे आप लिख सकते हैं, देखें फोटोन की एनर्जी HF है, ये बराबर होगी इन 2 एनर्जी स्टेट्स का जो डिफरेंस है, तो वो बनता है हायर को हमने शो किया ना EN के साथ, तो माइनस EP। तो जो इन 2 एनर्जी स्टेट्स का डिफरेंस होगा वही आपके पास इस फोटोन की एनर्जी होगी। तो यह छोटी सी बात आपने याद रखनी है। अब हम बात करते हैं लाइमन सीरीज़। तो पहले देखेंगे जी डियर स्टूडेंट्स ये फार्मूला लाइमन के लिए क्या होगा। तो देखें 1/λ इज इक्वल टू
इज इक्वल टू रैडबर्ग कांस्टेंट इनटू, अब यहाँ पे क्या है डिस्टेंस देखें P लोअर एनर्जी स्टेट। तो लाइमन सीरीज के अंदर देखें इलेक्ट्रॉन किसी भी स्टेट से है लेकिन आता किस में 1 में, तो ये 1 क्या है लोअर स्टेट, तो इसका मतलब P की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, P की वैल्यू क्या होगी 1। तो पहली बात ये आपने याद रखनी है, तो यहाँ पे P की जगह आप लिख देंगे 1 में आ रहा है ना, कहीं से भी आए 1 में, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर n तो आपके पास कोई भी स्टेट हो सकती है, 2 से आए, 3 से आए, 4 से आए, 5 से आए, तो इसीलिए अभी फ़िलहाल यहाँ पे n ही रहने दें, ये आपके पास फार्मूला बनेगा। उसके बाद n हो क्या सकता है, यहाँ पे n क्या हो सकता है भी देखें 1 में तो आना है उसने, वो तो P की वैल्यू है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। तो फिर यहाँ पे जो n है वो होगा जी 2 3, इस तरह से चलते 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 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक आप जा सकते हैं। ये तमाम n की वैल्यूज़ होंगी, ठीक है, जिस रेट से मर्जी आएगा वही आप यहाँ पे पुट कर देंगे। उसके बाद ये जो पैटर्न लाई करेगा ये किस रीजन में लाई करेगा, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ होगा, रीजन, यानी कि लाइमन सीरीज के लिए जो रीजन होगा वो याद रखिएगा वो होगा UV रीजन, अल्ट्रावायलेट, इस रीजन में ये पैटर्न लाई करेगा। उसके बाद आखिरी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे P की वैल्यू क्या होगी, तो P की वैल्यू डिस्टेंस क्या रहेगी 1 रहेगी, तो लाइमन सीरीज़ के लिए P की वैल्यू क्या रहेगी 1 रहेगी। तो बस ये 4 बातें आपने डिस्टेंस हर एक सीरीज़ के अंदर याद रखनी है। रिपीट करते हैं, लाइमन सीरीज़ के लिए फार्मूला ये आपके सामने है, जनरली क्वेश्चन नंबर 1 जो कि इंपॉर्टेंट फार्मूला है। P की वैल्यू क्या रहेगी लाइमन सीरीज़ में 1, क्योंकि 1 में ही उसने आना है। उसके बाद n क्या हो सकता है, n 2 हो सकता है, 3 4 5, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया n इज इक्वल टू 2 3 एंड अप टू सो ऑन। फिर डिस्टेंस ये जो रीजन बनेगा, यानी कि किस रीजन के अंदर ये वाला पैटर्न जो है वो लाई करेगा लाइमन सीरीज़ का। तो फिर याद रखें लाइमन सीरीज़ के लिए जो पैटर्न जिस रीजन में लाई करता है वो कौन सा है, UV रीजन। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट MCQ है, ये लास्ट ईयर भी बोर्ड का MCQ था। उसके बाद देखा जाए तो P की वैल्यू क्या रहेगी 1 रहेगी। इसके अलावा इस फार्मूले से आप क्या निकाल सकते हैं, कुछ भी नहीं। हाँ, लैम्डा मिनिमम लैम्डा मैक्सिमम रेशो ये सारे MCQs बन सकते हैं हर एक अलग अलग सीरीज़ के, लेकिन वो आप एंड पे डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल ये 4 बातें आपने याद रखनी है। उसके बाद बाल्मर सीरीज़ की अगर बात करें तो इसमें भी यही फार्मूला देखते हैं, तो 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू रैडबर्ग कांस्टेंट RH इनटू 1 ओवर P है ना। तो अब आप देखें ज़रा बाल्मर सीरीज़ के लिए, जो आपके पास P की वैल्यू वो क्या रहेगी 2 में आना चाहिए ना, तो 1 ओवर 2 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर n का स्क्वायर, ये आपके पास बन जाएगा फार्मूला। क्योंकि 3 से आए, 4 से आए, 5 से आए, 6 से आए, आएगा 2 में, तो बाल्मर सीरीज़ के अंदर। तो फिर यहाँ पे n क्या हो सकता है, n हो सकता है तरतीब से, यहाँ पे 2 से, यहाँ पे देखें 2 तो आपकी वही लोअर स्टेट है, तो फिर n उससे हायर स्टेट क्या बनती है 3, तो फिर ये n 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है एंड अप टू सो ऑन। अब डिस्टेंस इसमें रीजन, किस रीजन में ये बाल्मर सीरीज़ आपकी लाई करेगी, पैटर्न लाई करेगा, याद रखिएगा डिस्टेंस वो जो रीजन होगा इसके लिए वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और वो रीजन है जी विजिबल रीजन। ये सीरीज़ आपकी विजिबल रीजन के अंदर लाई करेगी, और विजिबल रीजन के अंदर आपको पता है मैंने याद भी करवाया था, उसके लिए आप याद रखें जी रोएगी BV वाला, रोएगी और ये आ जाएगा BV, ये आप कलर याद रखें, ये विजिबल रीजन है, ठीक है। रोएगी BV, रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, और अगर इस तरफ चलना स्टार्ट करेंगे तो एनर्जी आपकी बढ़ती जाएगी और वेवलेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये भी पॉइंट याद रखना है। तो विजिबल रीजन के अंदर आपकी बाल्मर सीरीज लाई करती है, तो इसमें P की वैल्यू क्या रहेगी, P की वैल्यू डिस्टेंस देखें क्या रहेगी 2, तो ये 2। बस ये 4 पॉइंट्स इसके लिए याद रखने हैं, MCQs बनेगा तो इंशाल्लाह इसी में से बनेगा। अगली बात करते हैं डिस्टेंस पास्टन सीरीज की, तो इसमें फार्मूला क्या रहेगा 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू RH इनटू 1 ओवर, अब P की वैल्यू क्या रहेगी, किसके लिए, पास्टन सीरीज के लिए। तो पास्टन सीरीज के लिए P देखें क्या है, तीसरे ऑर्बिट में है ना इलेक्ट्रॉन, किसी स्टेट से आए लेकिन आए तीसरे में, तो लोअर स्टेट क्या है 3, तो P की जगह क्या आ जाएगा जी 3 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर n, ठीक है। n इसीलिए क्योंकि 4 में आए, 5 5th से आए,
7 6 से है, 7 से है, जहाँ से मर्जी है, इन्फिनिटी से बेशक है, लेकिन आए 3 में, तो p की वैल्यू 3 रहेगी, n आगे वैसे का वैसे रहेगा। तो अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे n क्या हो सकता है, n हो सकता है आपके पास, जाहिर सी बात है ये 3 है, तो n रहेगा 4 5 6 एंड अप टू सो ऑन। अच्छा, अब ये पासिंग सीरीज किस रीजन में लाई करती है, इसके लिए भी रीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो फिर याद रखिएगा ये इंफ्रारेड रीजन में लाई करेगी, इंफ्रारेड, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें p की वैल्यू क्या रहेगी, इसमें p की वैल्यू रहेगी 3, ये p की वैल्यू 3 है, तो बस इसमें भी ये बातें याद रखनी। आगे है ब्रैकेट सीरीज, तो ब्रैकेट सीरीज के अंदर फार्मूला रहेगा 1/λ इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1/p। अब p देखें ब्रैकेट के लिए 4th वाले ऑर्बिट में, स्टेट में, जहाँ से मर्जी आए लेकिन आए 4 में, ठीक, तो फिर यहाँ पे p आ जाएगा जी 4 का स्क्वायर माइनस का 1/n स्क्वायर। तो अब यहाँ पे n क्या हो सकता है, n हो सकता है जी 5 6 7 एंड अप टू सो ऑन। तो ये जो ब्रैकेट सीरीज है ये किस रीजन में लाई करती है, तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये भी इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। इसमें p की वैल्यू क्या रहेगी, इसमें p की वैल्यू 4 रहेगी, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स लास्ट में है पीफेंट सीरीज, तो इसमें फार्मूला रहेगा 1/λ इज इक्वल टू RH इनटू 1/p। अब p देखें जी पीफेंट्स के लिए 5th वाली स्टेट में आ रहा है ना इलेक्ट्रॉन, 6 से 7 से जहाँ से मर्जी है, तो ये p की वैल्यू होगी, तो यहाँ पे लिखते हैं जी 5 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। अब इसमें n क्या हो सकता है, यहीं से आगे चलना स्टार्ट कर दें, 6 7 8 एंड अप टू सो ऑन। अब ये पीफेंट सीरीज जो है ये किस रीजन में लाई करती है, ये भी याद रखिएगा, इसके लिए भी रीजन जो है वो आपके पास इंफ्रारेड रीजन है, ये भी इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। अब आप सोचें यहाँ पे p क्या होगा, तो डिस्टेंस p होगा आपके पास 5, ठीक है, ये p की वैल्यू 5, तो वो आप 5 लिख देंगे। अब एक छोटा सा आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, भाई ये भी इंफ्रारेड में, वो भी इंफ्रारेड में, और ये भी इंफ्रारेड रीजन में लाई कर रही है, तो ये क्या चक्कर चल रहा है, इसका मतलब कोई वैल्यू सेम आ रही है? नहीं डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा जो भी आपके पास स्पेक्ट्रम आ रहा है, सपोज करें ये देखें ना यहाँ पे इस तरह का आपके पास ये इंफ्रारेड रीजन है, तो अब इससे मुराद ये होगा कि इसमें से सपोज करें ब्रैकेट सीरीज जो है वो अगर यहाँ पे लाई कर रही है, यहाँ पे सेंटर में, तो इससे आगे थोड़ा सा चलेंगे तो आपके पास यहाँ पे सपोज करें यहाँ पे पीफेंट है, और यहाँ पे आप सपोज कर लें कि पास्टन है, ये यहाँ पे, तो असल में रीजन एक ही है, लेकिन उसके अंदर जो वैल्यूज़ का लेवल होगा ना वो डिफरेंट होगा। देखें ना, एक सेंटर पे है, थोड़ा सा सेंटर से फिर आगे चल के एक है, फिर उसके करीब थोड़ा सा आगे और है, तो इस तरह से ये पीफेंट्स, ब्रैकेट्स और पास्टन रीजन एक है, लेकिन उनकी रेंज की वैल्यू जो है ना वो डिफरेंट है, कुछ सेंटर पे आ रही हैं, कुछ उससे आगे हैं, फिर कुछ और उससे आगे है, रीजन एक ही है इंफ्रारेड का। तो ये इसीलिए यहाँ पे वैल्यूज़ का रीजन एक है इंफ्रारेड, लेकिन वैल्यूज़ डिफरेंट होगी, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। अब आते हैं लास्ट में बड़े ही 2 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के, किसी भी सीरीज़ के लिए आपसे लैम्डा मिनिमम और लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू पूछ सकता है। जैसे आपके पास पीफेंट के लिए पूछ ले, ब्रैकेट के लिए, पासिंग सीरीज़ के लिए पूछे कि लैम्डा मिनिमम कैलकुलेट करें और लैम्डा मैक्सिमम कैलकुलेट करें। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है। तो फिर याद रखिएगा, पहले इसको थोड़ा सा समझ लें, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा, उस फार्मूले को आपने याद रखना है। देखिए हमारे पास ना ये पहली स्टेट है लोअर स्टेट, फिर उसके बाद ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, इस तरह से स्टेट्स और बना सकते हैं आप। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि लैम्डा मिनिमम मुझे चाहिए, तो लैम्डा मिनिमम आपको कब मिलेगा, तो आप एक रिलेशन पहले याद रखें, E इज इक्वल टू HF होता है ना, तो इसका मतलब यहाँ से एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के, और हम जानते हैं V इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो f और लैम्डा का रिलेशन क्या होता है, इनवर्स, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, लैम्डा के, ये रिलेशन याद कर लें। अब इस रिलेशन पे डियर स्टूडेंट्स आपने गौर करना है, ये इस रिलेशन पे, इसका मतलब जहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होगी वहाँ पे लैम्डा क्या होगा, कम होगा। अब हमें चाहिए लैम्डा मिनिमम, यानी कि मुझे चाहिए लैम्डा मिनिमम, तो वो लैम्डा मिनिमम मुझे कब मिलेगा, किसी भी सीरीज़ के लिए चेक करना हो तो देखें लैम्डा मिनिमम मुझे एक ही सूरत में मिल सकता है कि जहाँ एनर्जी ज़्यादा होगी, तो ये है लोअर स्टेट। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी वाली स्टेट से आए, सबसे आखिरी हायर स्टेट कौन सी है, इन्फिनिटी,
तो अगर इन्फिनिटी से आता है इस फर्स्ट वाली स्टेट में तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी, तो एनर्जी ज़्यादा होगी ना, तो एनर्जी अगर ज़्यादा होगी, ये देखें एनर्जी अगर ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, कम। तो मुझे लैम्डा मिनिमम चाहिए ना, तो इसका मतलब इसके लिए मेरे पास जो हायर एनर्जी स्टेट है यानी कि n, वो क्या होना चाहिए, वो इन्फिनिटी होना चाहिए। आखिरी हद तो हायर एनर्जी स्टेट की n है, तो n से जब आएगा 1 में तो एनर्जी ज़्यादा तो लैम्डा वेवलेंथ उसकी क्या होगी, कम। तो जो भी फोटोन एमिट हो रहा है उसकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा, उसकी वेवलेंथ क्या है, कम। क्लियर। तो हमें लैम्डा मिनिमम तो चाहिए था। इस तरह से आप बता सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे 4th स्टेट्स मैंने बनाई हैं, तो इनमें से लैम्डा मिनिमम निकालना हो सिर्फ इन स्टेट में से, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को यहाँ से जंप करना पड़ेगा और आना पड़ेगा फर्स्ट वाले ऑर्बिट में या लोअर स्टेट में। सही। अब इसका मतलब यहाँ से जो भी फोटोन एमिट होगा उसकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा, लेकिन उसकी वेवलेंथ मिनिमम, क्योंकि जितनी ज़्यादा एनर्जी, देखें ना एनर्जी गैप ज़्यादा है, तो एनर्जी गैप ज़्यादा तो एनर्जी बढ़ गई ना, ज़्यादा होगी, मैक्सिमम होगी, तो वेवलेंथ इसकी क्या होगी, कम। तो लैम्डा मिनिमम आ गया। अगर इन्हीं स्टेट्स को देखते हुए आपको लैम्डा मैक्सिमम निकालना हो, यानी कि लैम्डा मैक्सिमम, तो फिर वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सोचें ज़रा। जहाँ पे एनर्जी कम होगी तो वो एक ही सूरत बचती है कि यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन, जो स्टेट लोअर के बिल्कुल ऊपर वाली है, ठीक है, ये वाली नहीं, इन दो का कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, कम। तो इसका मतलब ये वो आखिरी हद है, ये सबसे थोड़ा गैप, एनर्जी गैप, ये सबसे एनर्जी गैप कम है। तो जहाँ पे एनर्जी गैप कम होगा एनर्जी कम होगी, तो एनर्जी अगर यहाँ पे कम है तो वेवलेंथ क्या होगी यहाँ पे, ज़्यादा। तो यहाँ से जो फोटोन एमिट होगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो इसी तरह से आपने दो बातें याद रखनी है, लैम्डा मिनिमम और लैम्डा मैक्सिमम। अब किसी भी सीरीज़ के लिए आपको लैम्डा मिनिमम और लैम्डा मैक्सिमम कैलकुलेट करना हो तो आप ये वाला रिलेशन लगाएंगे। अब इसमें हर बारी n की वैल्यू पुट करने बैठेंगे तो ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा। मैं डियर स्टूडेंट्स आपको ना शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ये दोनों फार्मूले आपके लिए न्यू होंगे, इसको नोट करने, याद रखने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अगर किसी भी सीरीज़ के लिए आपको लैम्डा मिनिमम कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए फार्मूला याद रख लें, वो है p²/r। r यहाँ पे रेडबर्ग कांस्टेंट है, बस p की वैल्यू आपको पता होगी जिस सीरीज की बात करेगा, और उसमें रेडबर्ग कांस्टेंट को आप डिवाइड कर दें, आपके पास लैम्डा मिनिमम आ जाएगा। इसी तरह अगर लैम्डा मैक्सिमम निकालना हो, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपको शॉर्टकट बता रहे हैं, लैम्डा मैक्सिमम उसको निकालना हो तो इसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक याद रखें, p × n होल का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय p + n ब्रैकेट क्लोज इनटू r। r का मतलब रेडबर्ग कांस्टेंट है। अब जिस भी सीरीज की बात करें तो उसमें p की वैल्यू आपको पता होगी, n क्या है, हायर एनर्जी स्टेट। अगर n की वैल्यू दे दे तो बहुत अच्छी बात है कि भाई इस स्टेट से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, लोअर में आ रहा है। अगर ना दे तो फिर याद रख लें n = p + 1 होता है। तो ये दो फार्मूले डियर स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे, लैम्डा मिनिमम के लिए और ये लैम्डा मैक्सिमम के लिए। तो किसी भी सीरीज का नाम ले तो आप इजीली उसका लैम्डा मिनिमम और लैम्डा मैक्सिमम कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट में एक छोटा सा और एमसीक्यू कि अगर लैम्डा मैक्सिमम टू द लैम्डा मिनिमम की रेशो पूछ ली जाए तो फिर डियर स्टूडेंट्स आप क्या शॉर्टकट यूज करेंगे। तो इसके लिए भी फार्मूला याद रखें, n² - p² डिवाइड बाय n²। अब किसी भी सीरीज का लैम्डा मैक्सिमम और लैम्डा मिनिमम की रेशो निकालनी हो तो हायर एनर्जी स्टेट दियो तो ठीक, ना दियो तो p + 1, और p की वैल्यू आपको पता ही होगी जिस सीरीज की मर्जी बात करें। अगर लाइमन सीरीज की बात कर रहे हैं तो p की वैल्यू क्या होगी, 1। अगर इसी तरह से ब्रैकेट सीरीज की बात कर रहे हैं तो p की वैल्यू क्या होगी, देखो 4, तो वो आप यहाँ पे पुट कर दें। अब जिस स्टेट से आ रहा है हायर एनर्जी स्टेट, वो आपके पास क्या होगी, n, यानी कि जिसमें आए वो p, जिस स्टेट से आ रहा हो वो क्या है, n है। बताया तो ठीक, ना बताए तो p + 1 = n। ठीक है। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स ये कुछ फार्मूलाए और ये टॉपिक आपने तैयार करना है। देखें बहुत ही आसान सा टॉपिक था, एक नज़र इसको देख लें, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।